हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर जो है परमाणु एवं अणु का दूसरा लेक्चर। इससे पहले हमने 2 अध्याय को समाप्त कर दिया है और इस अध्याय का हमने एक वीडियो बना दिया है। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पीछे जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनको जाकर देख सकते हैं। आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वहां पर आप चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होगा कि किस प्रकार हम ढूंढें, किस प्रकार पढ़ें। तो हमारी टीम आपकी सपोर्ट करेगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारी टीम से आप डायरेक्ट मैसेज करके मांग सकते हैं लिंक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो वहां से आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको हम जान लेते हैं और इस चैप्टर का ये अंतिम लेक्चर होगा। तो सबसे पहला आता है कि अब हम देखेंगे रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र बनाने की विधि क्या होती है, पूरा हम डिटेल में इसको हम बताएंगे। ठीक है, अगला आता है कि आणविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान ना कहकर हम अणु भार भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, पूरा हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अगला आता है तीसरा जो है सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है इसको हम समझेंगे। उसके बाद आता है कि आयन किसे कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो ये दोनों क्या होते हैं इसको जानेंगे। मूल संकल्पना या मूल अवधारणा क्या होती है इसको हम देखेंगे। उसके बाद अंतिम में देखेंगे कि मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे। और इसमें एक और पॉइंट आता है कि अवगाद्रो संख्या किसे कहते हैं उसको भी हम समझेंगे और उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। चलिए अब हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला हम समझते हैं रासायनिक सूत्र। देखिए, रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। तो हमने इससे पहले तत्व सब कुछ हमने पढ़ाया है। तो हमने बताया था कि कोई भी तत्व है तो किसी तत्व का रासायनिक सूत्र का डेफिनेशन होता है किसी तत्व के प्रतीकों का वह समूह जिसमें कोई एक यौगिक, मतलब जिसमें किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित किया जाता है, उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। समझ में आया? एक बार और सुनिए, उसके बाद हम समझाएंगे। हमने कहा कि किसी तत्व के प्रतीकों का वह समूह जिसमें किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। देखिए अब यहां से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे बताते हैं क्या आपको कहा गया। हमने कहा कोई भी तत्व है, हमने कहा कि किसी तत्व के प्रतीकों का वह समूह, प्रतीकों का वह समूह। ठीक है, एग्जाम्पल से भी हम समझाएंगे। पूरा पहले आपको डेफिनेशन हम समझा रहे हैं। हम कहेंगे किसी तत्वों के प्रतीक, प्रतीक मतलब होता है जिससे दर्शाते हैं, संकेत मतलब प्रतीक मतलब। तो तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जिसमें किसी एक यौगिक का जिसमें किसी यौगिक के कितना एक अणु को प्रदर्शित किया जाता है। एक अणु को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। समझ में आया? देखिए हमने क्या कहा, सिंपल वे में हमने कहा कि किसी तत्व के प्रतीकों का वह समूह जिसमें किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है, तो उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझाऊं मैं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लेते हैं NH3 है। तो ये क्या है, एक यौगिक का, ये क्या है, मतलब ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ये रासायनिक सूत्र है। तो इसमें मैं कहूं तो इसमें तत्व है कि नहीं, इसमें कौन सा तत्व है, एक है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन। 2 तत्व हैं और नाइट्रोजन का कितना परमाणु है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का यहाँ पर 3 परमाणु है। ठीक है, तो हमने यही कहा कि किसी तत्व के प्रतीकों का वह समूह, ये N मतलब नाइट्रोजन, तो ये प्रतीक से ही दर्शाया गया है। नाइट्रोजन को हम N से दर्शाए हैं। N
एन से, एन क्या है, इसका प्रतीक है, संकेत है। तो हम यही कह रहे हैं किसी तत्वों के प्रतीकों का वह समूह का मतलब कि देखिए यहाँ पे दो तत्व आपस में जुड़े हुए हैं तो ये संकेत द्वारा ही तो जुड़े हुए हैं ना, तो इसीलिए हम कह रहे हैं किसी तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जिसमें किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित किया जाता है, केवल एक अणु को ही प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। मैं एक बार और यहीं से डेफिनेशन बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डेफिनेशन आता ही नहीं है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि यहां से आप याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए, किसी तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जिसमें किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन यहां पे लिख दे रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही, किसी तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जिसमें किसी यौगिक का यौगिक के एक अणु को दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, हमने यहीं से यही बात लिखा है। आप क्या कहेंगे, किसी तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जिसमें किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल से इसका बात करें तो आप एग्जाम्पल इसका लिख लेंगे, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, तो आप एग्जाम्पल इसका लिख लेंगे NH3 HNO3 H2SO4 HCl आदि। ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। जितने भी आप यौगिक देखते हैं वो सभी क्या है, रासायनिक सूत्र का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको रासायनिक सूत्र समझ में आ गया होगा। अब आता है कि रासायनिक सूत्र को बनाने की विधि क्या होता है, रासायनिक सूत्र का जो नियम क्या होता है, विधि क्या होता है। तो देखिए इसके लिए हमने पर्सनली एक वीडियो आपको लिए बना दिया है और शायद यदि आपको नहीं मिलेगा तो आप देखिए कैसे उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें समझाएंगे तो उसके लिए कम से कम आपको 20 या 25 मिनट देना पड़ेगा। तो उसके लिए यदि आप इस क्लास में हम समझाते हैं तो 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हमारा क्लास 45 मिनट का ही होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप क्या कीजिए, इस लेक्चर को पूरा समाप्त कर लीजिएगा। उसके बाद जब अंत में आपको जब रासायनिक सूत्र आपको सीखना है कि कैसे ये बनता है, तो आप केवल YouTube पर लिखिएगा रासायनिक सूत्र बनाना सीखें ब्रदर सर। केवल अंत में हमारे चैनल का नाम लिखेंगे ना तो तुरंत आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगा और वहां से इस प्रकार कोई भी टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। यदि नहीं मिलता है तो आप हमारी जो हमने शुरू में ही आपको नंबर दिया था उस नंबर पर मैसेज करके मांग सकते हैं। ठीक है, अगला आता है, तो ये हमने जान लिया कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका हमने क्या देखा, एग्जाम्पल भी आपको बता दिया। अब आता है हमारा दूसरा जो टॉपिक है जो है आणविक द्रव्यमान, या आणविक द्रव्यमान को हम अणु भार के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए इस यहाँ पे लिखा गया आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कहें या भार कहें, अगर रसायन विज्ञान के हम शब्दों में देखें तो दोनों का मतलब भार और द्रव्यमान का मतलब एक ही होता है, परंतु यदि आप फिजिक्स के लेवल से देखते हैं, ठीक है, तो आपको द्रव्यमान का मतलब अलग होता है और जो भार का मतलब अलग होता है। तो यहाँ पे आणविक द्रव्यमान कहें या अणु भार कहें, दोनों बात एक ही है। तो इसका परिभाषा क्या होता है, क्या होता है आणविक द्रव्यमान, आप सोच रहे होंगे। तो देखिए कोई भी अणु है तो किसी अणु में उपस्थित जो परमाणु होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, तो परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को हम आणविक द्रव्यमान या अणु भार कहते हैं। नहीं समझ में आया, समझिए कोई भी अणु है, समझिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे मैं पहले डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूं। मैंने क्या कहा कि कोई भी परमाणु है, सॉरी कोई भी अणु है, कोई भी अणु है, ठीक है, कोई भी आपके पास अणु है, तो इस अणु में क्या होंगे, परमाणु होंगे ही होंगे।
बताइए, कोई भी अणु है तो उसमें परमाणु होंगे ना, क्योंकि परमाणुओं से ही तो मिलकर अणु बना है ना, तो परमाणु तो होंगे ही होंगे। तो इन परमाणुओं का, अब जितने भी परमाणु इसमें होंगे, जितने भी परमाणु होंगे तो इन परमाणुओं का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो इनके सभी द्रव्यमानों के योग को ही हम क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान या अणु भार कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि मान लेते हैं एक ये क्या है, अणु है, क्या है ये अणु है। तो अब इस अणु में क्या होंगे, इस अणु में परमाणु होंगे। समझिएगा एक एक पॉइंट। अब इस सभी में, ये सभी जो भी परमाणु हैं तो इन सभी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब मैं यही कह रहा हूं कि इन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, मान लेते हैं इसका एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, तो अब इन सभी का एक एक को हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, योग करेंगे। किसके योग करेंगे? इस परमाणु का जितना द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान मतलब जैसे चीनी खरीदते हैं तो चीनी 1 किलो खरीदेंगे तो 1 किलो क्या होगा? द्रव्यमान हो जाएगा। उसी प्रकार इन सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान का योग होगा, योग मतलब इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे तब जाकर जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा? अणु भार कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि कहा क्या जा रहा है कि इन सभी परमाणुओं का जितना द्रव्यमान होगा या जितना हम कह सकते हैं भार होगा, उनको यदि हम जोड़ देते हैं तो जो मिलता है वही अणु भार कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से अभी हम समझाएंगे तो समझ में आएगा। पहले मैं ऐसे ही समझा रहा हूं कि डेफिनेशन आपको याद हो जाए, तो आप समझ तो गए होंगे ना कि मतलब क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को अणुभार या आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख लेंगे। आप क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को अणुभार कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब कोई भी अणु है तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को अणुभार कहते हैं। अब एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि कार्बन है, ठीक है, जैसे CO2 है, ये क्या है? एक है यौगिक। ठीक है, ये क्या है? कार्बन एक यौगिक है, या हम अणु भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें देखिए, हमने क्या कहा है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान। अब मैं यहाँ पे पूछूं तो कितने परमाणु हैं? कार्बन एक तत्व है, एक है ऑक्सीजन, तो कार्बन एक ही है, कार्बन का एक ही परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। अब हम जानते हैं कार्बन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका परमाणु भार क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के योग, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा था? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान, तो हमने कार्बन का सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान निकाल लिया। ऑक्सीजन कितना है? 2 मात्रा में है, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, क्या होता है? 16। और 2 परमाणु है तो हम क्या कर देंगे, मतलब एक परमाणु का तो 16 और 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 से हम गुणा करा देंगे, तो 16 दूना 32। तो इसका हो गया 32 और इसका हो गया 12। अब 32 और प्लस 12 कितना आएगा? 44 आएगा ना। 32 और 12 कितने होंगे? 44। तो ये 44 इसका क्या हो जाएगा? 20, जो क्या हो जाएगा? ठीक है, जो 44 होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? आणविक द्रव्यमान हो जाएगा या अणुभार हो जाएगा। समझ में आया ना? मतलब किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है तो उन द्रव्यमानों के योगफल को या योग को ही हम क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, जो भी टॉपिक है उसको देखते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब जो आणविक द्रव्यमान है इसी के साथ एक और टॉपिक है जो इसी के संबंध में है, और जस्ट वही दोनों के बात एक ही होता है, बस टॉपिक अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो उसको हम समझ लेते हैं। तो वो है आपका तीसरा, जो है सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो इसमें क्या बताया जाता है, इसमें यही बताया जाता है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, यहीं से समझिएगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो यहां से पहले समझिए हमने क्या लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं किसी, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि पदार्थ आयनिक यौगिक हो, यदि पदार्थ क्या हो, आयनिक यौगिक हो, तो उस पदार्थ का या उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान ही सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, हमने क्या कहा, ध्यान से समझिए। हमने कहा कि कोई भी पदार्थ यदि आयनिक यौगिक हो, तो अब हम समझ लेते हैं आयनिक यौगिक का मतलब। तो जो भी जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है वो आयनिक यौगिक कहलाता है। जैसे कि आयनिक यौगिक का मतलब मैं समझा दे रहा हूं। आयनिक यौगिक, एक एक चीज पर हम डिस्कस करेंगे। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, तो देखिए जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, जैसे कि NaCl है, तो ये जब टूटेंगे तो किस में टूट जाएंगे, Na+ और Cl- में टूट जाते हैं। तो ये क्या होंगे, आयनिक यौगिक होंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार जो भी आयनिक यौगिक हैं जितने, तो मैं थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूं आयनिक यौगिकों का नाम। जो NaCl होता है, HCl होता है, ठीक है, KCl होता है, ये सभी क्या है, आयनिक यौगिक है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, तो इसको याद रखेंगे कि जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाएगा। तो हमने यही कहा कि कोई पदार्थ आयनिक यौगिक हो तो उस पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होता है वही सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। अभी तो हमने आणविक द्रव्यमान पढ़ा था ना, वही क्या कहलाएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान। जैसे कि इसका यदि हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है, तो इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वही तो सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा। तो इसका यदि हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो इसका हो जाएगा NaCl और ये हो जाएगा Cl, NaCl। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 23 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्या हो जाता है, परमाणु जो भार होता है वो 23 होता है, आप इसको याद कर सकते हैं। और इसका 35 क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। इसका 35.5, इसका क्या होता है, 23 होता है। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.5 पहले निकल जाएगा, 5 3 8 और 3 2 6, ये जो आया, ठीक है, 58 क्या जो 5 आया है, 58.5, ये क्या है, इसका आणविक द्रव्यमान है, परंतु ये आयनिक यौगिक है ना, इसलिए अब इसको हम आणविक द्रव्यमान ना कहकर अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सभी आयनिक यौगिक हैं। तो जो भी आयनिक यौगिक होगा उसका आणविक द्रव्यमान जो होगा वही आणविक द्रव्यमान सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाएगा। इसलिए हमने लिखा कि किसी यदि पदार्थ आयनिक यौगिक हो तो उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैं कुछ भी रटवाता नहीं हूं, आपको समझाता हूं और मैं कोशिश पूरा करता हूं कि आपको वीडियो में ही याद हो जाए। इसलिए आप कभी भी पढ़िए तो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके पढ़िए कि आपको बेसिक से पता हो। अब जिसको अणु ही नहीं पता है उसको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो सकती है, मैं जानता हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट हाँ ये जरूर कहेंगे कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिएगा और कभी भी कोई भी कहीं भी आप पढ़िए तो रटिए नहीं, उसको समझने का प्रयास कीजिए।
ठीक है। और यदि आप क्लास 9th का पढ़ाई कर रहे हैं तो बेसिक टू हाई हमसे पढ़िए, आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते भी हैं और पढ़ भी रहे हैं, ज्वाइन न्यू बैच जो है उसको ज्वाइन करके। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए हैं तो चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं। अब आता है हमारा जो है आयन, चौथा हमारा टॉपिक है आयन। ठीक है। तो अब आता है कि आयन किसे कहते हैं। तो समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट। हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु है, अब देखिए इसका हम परिभाषा ही याद करा रहे हैं आपको यहाँ से पहले समझाकर। हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तीन चीज होते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तब जो परमाणु क्या करते हैं, तब जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, क्या करते हैं, त्यागते हैं। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, या क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो परमाणु पर एक आयन या आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो परमाणु पर क्या होता है, परमाणु पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसे हम आयन कहते हैं। समझ में आया। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि कोई भी परमाणु है तो परमाणु में क्या होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं तो परमाणु पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसे आयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जैसे कि अभी एग्जांपल में दूंगा तो और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। पहले आप यहीं से समझिए और डेफिनेशन याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्लास 9th में यदि आप हैं तो आपको डेफिनेशन ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। आप क्या कहेंगे, किसी परमाणु, मतलब हाँ, चूंकि आप कहेंगे प्रत्येक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे कहेंगे प्रत्येक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। तब जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है तो परमाणु पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसे आयन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम डेफिनेशन इसका लिख दे रहे हैं। ठीक है। आशा कर रहे हैं कि जब आप मैं बोल रहा हूँगा तो आप इसको सुनकर आप इसको लिख रहे होंगे। यहाँ से कोशिश मत कीजिए ऐसे लिखने को, आप स्वयं जब हम समझा रहे हैं और उसको सुन कर लिखिए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तो आप कम से कम रफ की ही कॉपी में जितना आपको बोला जा रहा है उतना लिखिए। ठीक है। हम नोट्स तो प्रोवाइड करा रहे हैं, बट अंत में हम बताएंगे भी कैसे आप ले सकते हैं, बट आप कोशिश कीजिए कि रफ की कॉपी में उसको लिखने का। ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस होता जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। तो जिसके कारण क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता या ग्रहण करता है
त्यागता और ग्रहण का मतलब समझ रहे हैं ना, त्यागना मतलब किसी को दे रहा है और ग्रहण का मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता या लेता है, ग्रहण करता है, तो परमाणु पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। मैंने पहले ही इस सभी का आपको हमने समझाकर लिख दिया है। अब आता है कि आयन किसे, इसका उदाहरण क्या होगा। तो चलिए हम उदाहरण भी देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि Na+ हो गया, Cl- हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या है, इसके एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल है पर ज़्यादा देने से क्या फ़ायदा है। अब इसको ही हम समझा दे रहे हैं। देखिए Na का कितना होता है, Na का परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है, 11 होता है। तो ये क्या करता है, ये अपने कक्षक को, मतलब ये संतृप्त होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए, ठीक है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ये माइनस मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी को देता है। और जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। ऊपर प्लस लिखा गया है तो धन आवेश इस पे आ जाता है। और धन आवेश जिस पर आएगा तो यही क्या कहलाएगा, ये धन आवेश जो होगा यही आयन कहलाएगा। समझ में आया ना। और दूसरा एग्जाम्पल मैं समझा दूं, जो है क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 17, ठीक है। तो क्लोरीन का होता है 17। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, प्लस मतलब किसी से ले रहा है। और लेगा क्यों, क्योंकि ये संतृप्त होना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है। ये पूरा अपना कक्षक को भरना चाहता है, या तो आधा भरा हो या पूर्ण भरा हो, तभी जाकर वो संतृप्त होगा, संतुष्ट होगा, अस्थायी होगा, ठीक है। तो सभी परमाणु जो होते हैं वो अस्थायी होना ही चाहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब लेगा तो ये अस्थायी तो हो जाएगा, परंतु इस पर एक ऋण आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, Cl-, ठीक है। तो ऋण आवेश उत्पन्न हो गया ना, तो यही क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो डेफिनेशन है, जो एग्जांपल है, ये आपको समझ में आया होगा। सिंपल वे में देखिएगा, जहां पर प्लस और माइनस ऊपर लिखा हुआ हो, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर आयन है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम देख लेते हैं इन दोनों का प्रकार होता है, एक होता है धनायन और ऋण आयन, उसको भी हम देख लेते हैं। नीचे में देख लो, आपको दिखाई तो दे रहा है ना। हाँ अभी तो बहुत जगह है, चलिए ठीक है। तो चलिए अब यहीं पे मैं बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे जगह है, पूरा हम डिटेल में इसको हम देख लेते हैं। अब याद रखेंगे इसके कितने आयन के 2 प्रकार होते हैं। प्रकार यदि हम टाइप्स पे बात करें तो इसके कितने, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार। एक होता है धनायन, ठीक है। तो धनायन किसे कहते हैं, तो सिंपल वे में समझें कि जो परमाणु, यहाँ पे मैं एग्जांपल तो हटा दिया था, क्या लिख लेंगे, Na+ और दूसरा Cl- आदि। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये बताया जाता है कि जो परमाणु, मैं यहाँ पे इस कलर से लिख दे रहा हूँ, कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, त्यागता माने देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं, ठीक है। इसको हम बड़े तरीके से भी कह सकते हैं, या सिंपल वे में कहें कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी को देता है, तो वो क्या कहलाएगा, धनायन कहलाएगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस परमाणु पर उत्पन्न आवेश क्या होगा, वो कहलाता है धन आवेश या धनायन कहलाता है, ठीक है। पर सिंपल वे में समझे, जो परमाणु को त्यागता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, उसे हम धनायन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये क्या कर रहा है, ये जो प्लस आया है उस पर, तो ये धनायन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये किसी और को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका जो है ऋणायन या ऋण आयन। तो आप क्या कह सकते हैं इसको, जो परमाणु
इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ग्रहण मतलब लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऋण आयन कहते हैं। समझ रहे हैं ना, ठीक है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है मतलब किसी को लेता है, किसी से लेता है, जैसे ये तो किसी को दे रहा था, तो समझ जाइए कि ये दे रहा है तो ये ले रहा है, तो जो लेता है वही क्या कहलाता है, ऋण आयन कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो ऋण आयन का एग्जाम्पल Cl- वाला हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे जो टॉपिक है कि जो मोल अवधारणाएं क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए हैं। चलिए तो आशा करते हैं कि जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं वो सभी आपको याद हो गए होंगे और रटना नहीं पड़ा होगा। कम से कम उसको समझ में तो आपको 80% आ ही गए होंगे, और उसको आप एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, उसको समझ कर याद करना है। अब समझ में आ जा रहा है ना, यदि आप वीडियो देखकर ही 80% आपको समझ में आ जा रहा है तो आप समझिए बहुत अच्छा है आप, ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं। आपको 80% आ गया तो आप उसको देखकर 1 से 2 बार आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको यूं ही दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और उसको सप्ताह पर आप एक बार रिविजन जरूर करते रहिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी भी चाहिए। अगला आता है मोल संकल्पनाएं, या दूसरा मोल अवधारणाएं। ठीक है, तो मूल संकल्पनाएं या मूल अवधारणाएं क्या होती हैं? तो इसका डेफिनेशन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आता है। देखिए इसको सिंपल में समझिए कि एक मोल, समझिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जो उसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोल अवधारणाएं कहते हैं। समझ में आया ना। हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक मोल, यहां पे मैं समझा दे रहा हूं, चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हुआ समझा रहा हूं। हमने क्या कहा कि एक मोल, या सिंपल में इस प्रकार लिखें, किसी पदार्थों का एक मोल, या ऐसे नहीं सिंपल वे में लिखते हैं नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। चलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जो उसी पदार्थ का 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, मोल अवधारणाएं या मोल संकल्पनाएं कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जिसमें उसी पदार्थ का 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित होता है, उसे मोल संकल्पना कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब सबसे पहले मोल संकल्पना की अवधारणा, मतलब मोल संकल्पना किसने दिया, तो याद रखेंगे मोल संकल्पना किसने दिया था, तो सबसे पहले याद रखेंगे प्रथम इसने दिया था ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने।
ठीक है, इसको याद रखेंगे कि मोल संकल्पना किसने दिया था, तो ओस्टवाल्ड जो नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने मोल संकल्पना दिया था। इन्होंने कहा था कि एक मोल जो होता है वो किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है, ठीक है, वह मात्रा होती है जो उसी पदार्थ का 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित होता है, उसे मोल संकल्पना या मोल अवधारणाएं कहते हैं। और याद रखेंगे एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई होता है। तो यदि कोई एक मोल आपसे पूछे तो एक मोल बराबर इतना होता है। अब वही तो बात यहाँ पे कहा गया है कि एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जो उसी पदार्थ का 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित हो। तो यही तो बात कहा गया है कि ये जो होता है ये इसके बराबर होता है, उसे ही मोल संकल्पना कहते हैं। और याद रखेंगे जो यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, 3 जो इकाई है, इसे हम क्या कहते हैं, इसी संख्या को हम अवगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अवगाद्रो संख्या कहते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है इन सभी को नोट्स में याद आप लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम देख लेंगे कि मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। अब वेरी सिंपल वो टॉपिक है, ठीक है, तो चलिए ले ही लीजिए। ठीक है, ले लिए हैं, चलिए टाइम ज्यादा हो गया। मोलर द्रव्यमान, ठीक है, तो इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी पदार्थ है, समझिएगा इसमें क्या बताया जाता है कि कोई भी पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ में उपस्थित ये पदार्थ जो होगा वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, मिला होगा कि नहीं, आप बताइए। ये पदार्थ जो होगा ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा ना। तो इसमें यही बताया जाता है कि कोई भी एक कण, मान लेते हैं हम इस कण को उठा लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी एक कण का द्रव्यमान, कोई भी कण है, कोई भी एक कण है, तो एक कण का जो द्रव्यमान होता है उसी द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा कि किसी पदार्थों के एक कण का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कोई भी इसमें एक कण, आपका एक कण ही उठा सकते हैं और उस एक कण का ही जितना द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि किसी पदार्थों के एक कण का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी पदार्थों के एक कण के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसका जो डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अदरवाइज जो भी हमने टॉपिक आपको बताया था वो सभी हमने पढ़ा दिया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अदरवाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके लिंक को मांग सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए इसी नंबर पे आप हमारी टीम से नोट्स भी मांग सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। वहां पे चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक वर्ष का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का फुल नोट्स मिलेगा। अदरवाइज यदि और यहाँ पे आपको नोट्स के लिए आपको कुछ रुपए पे करना होगा, ठीक है, बहुत ही कम हमने प्राइस रखा है जिससे एक गरीब से गरीब स्टूडेंट भी उसको पे करके और वहां से अपना नोट्स ले सकता है
1 वर्ष के लिए पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी का। जितना मार्केट में जाकर कुछ खाते हैं उतना ही प्राइस रखा है, वो भी हम नहीं लेते, बट ले रहे हैं इसलिए कि हमने टीम एक रखा है जो आपको वीडियो लिंक देगा। कोई भी आपको वीडियो नहीं समझ में आता है, जैसे कि प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे, वो सभी के लिए। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो कोई भी है तो वो तो कार्य करेगा तो कुछ तो देना है ना, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। यदि आपको नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो सब यहाँ पे लिखा भी जाता है। तो अगर आपके पास समय हो तो एक एक करके आप पॉइंट को समझिएगा, इसको लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।